अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जावेरिया अली। जैसे कि शेड्यूल था कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर रज़ाक मेमन, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात की बिना पे वो हमें वक्त नहीं दे सके, लेकिन इंशाल्लाह अगले थर्सडे वो ज़रूर हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही टॉपिक है जो कि कल थोड़ा सा रह गया था, यानी कि दमे और एलर्जी के हवाले से। दमा किस तरह होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं, ये कल हमने जाना था डॉक्टर साहब से। आज फिर इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कल बताया था कि दमे की सबसे बड़ी वजह एलर्जी होती है, सबसे बेसिक वजह यही होती है। एलर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो एलर्जी होने की क्या वजूहात होती है? क्या माहौल की वजह से हो जाती है एलर्जी, इनहेरिटेड होती है, या टाइम बाय टाइम ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती जा रही है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल जो बीमारियाँ पहले बहुत रेयर होती थी अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं। बच्चों को भी होती हैं, अधेड़ उम्र के लोगों को भी होती हैं, और बुजुर्गों के साथ तो बहुत सारे मसाइल रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली एलर्जी बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इट्स द ऑल्टर्ड बॉडी रिस्पांस, यानी बॉडी की जो रिस्पांस है, जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें तब्दीली आना या उसमें चेंज आ जाना। अब ये ऑल्टर्ड रिस्पांस होता क्यों है? ये एक मैकेनिज़्म है कि बॉडी के अंदर कोई भी, क्योंकि हमारे रूट्स हैं ना, जैसे हम ओरली कुछ खा रहे होते हैं, अगर गलत खा लें तो हमें मैदे में जो है वो दर्द भी होने लगता है, मोशन या उल्टी वो मोशन भी लग जाते हैं। इसी तरीके से जब हम इन्हेल कर रहे होते हैं तो जो एयर जा रही होती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या और दूसरी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो है क्या हो सकता है, वो ये जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इवन जो एलर्जीज एक्चुअली एक टिपिकल वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, यानी ये वो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ही माइक्रो लेवल पर हैं और नेकेड आई से इतना विजिबल नहीं होते सॉरी, और ये चीज़ भी हम इनहेल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक ट्रैपिंग हो रही होती है मुस्तकिल तौर पे। इसको जो है हमारे अंदर एक सेल्स होते हैं, ये पूरे ट्रैक में जो आपकी सांस की नाली का जो पूरा प्रोसेस ये है, यानी मुंह से लेके अगर नाक से मैं बात करूं तो ये एल्वुलाई तक, यानी जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ तक जो है इसमें एक मास सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इनको ट्रैप करते हैं सॉरी। और ट्रैप करने के बाद होता ये है कि इनको यानी क्या कहते हैं, उसकी जो एक्टिवनेस है, जो उसका जो डिजीज़ कॉज करने की जो उसकी सलाहियत है उसको ख़त्म करके और उसको एक्सपेल आउट करवाते हैं। तो जब हम कभी बहुत ज़्यादा यानी बलगमी खांस रहते हैं या निकाल देते हैं तो एक्सपेल आउट कर देते हैं, तो वही चीज़ बाहर निकल जाती है। सही। अब ये जो रिस्पांस है ये नॉर्मल है, डेली बेसिस पे दिन में हज़ारों दफ़ा हो रहा है, हमें नहीं पता चलो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल हम जो भी इनहेल कर रहे हैं और उसमें जो भी एलर्जेंस जा रहे हैं, बॉडी अगर अचानक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए, यानी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए कि वो नॉर्मली सब बैठे हुए, किसी को छींक नहीं आ रही, कि किसी को कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है, लेकिन एक बंदा जो है उसको एलर्जी एकदम से रिस्पांस बढ़ा और उस सूरत में रनी नोज़ होने लग गई, नाक बहने लग गई, छींकें आने लग गई, या इवन बाज़त खांसी होने लग जाती है, तो इसका मकसद क्या हुआ कि कोई ऐसा एलर्जिन चला गया जो कि या तो वो सलाहियत रखता था कि वो उस बंदे को पे अटैक कर सके, दूसरा उस बंदे के हवाले से ये, या जिसको ये प्रॉब्लम आई है कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सही। तो बॉडी ने एग्रेसिव रिस्पांस तो किया लेकिन उसको कवर अप नहीं कर सके। सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप ये बता रहे हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़अत पे डिपेंड करता है, और साथ साथ आपने ये भी कहा कि रनी नोज़ भी हो जाती है, ये भी एलर्जी की एक फॉर्म है। बिल्कुल। तो जो अगर रनी नोज़ हो, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सिर्फ खांसी होती है और नज़ला, ये दो एलर्जी के सिम्टम्स। उसके अलावा जैसे कोल्ड एंड फ्लू की जो सिम्टम्स अमूमन अपीयर होते हैं, नाक से जो है जिस तरह पानी बहता है, आँखों से भी पानी बहने लगता है। आपने देखो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि घर में सिर्फ सिंपल झाड़ू भी अगर दिल रही है या सफाई हो रही है, डस्टिंग हो रही है, तो अक्सर लोगों को कारपेट से भी हो जाता है। एग्जैक्टली। और उनके बाद स्किन पे रैशेस भी आ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं है, स्किन जो है वो अचानक जो है वो ब्लश होने लगती है, रेड होने लगती है अपीयरेंस में, चीक्स पे रेडनेस आ जाती है और खारिश भी शुरू हो जाती है, इचिंग होने लगती है। तो ये सब एलर्जी की आपकी बॉडी की रिस्पॉन्सेस हैं। तो अब ये अगर कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे, खास तौर पे जो इनहेल हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आगे जाके दमे का सबब भी बनती है, जैसे हमने कल भी बताई। बिल्कुल। एक कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, हम आपको सुन रहे हैं। अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें तो हम आपको बेहतर तौर पे सुन सकेंगे। अच्छा जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा जो अगर जैसे मुझे एलर्जी है तो एलर्जी की मैं एंटी एलर्जी कोई इस्तेमाल करता हूँ रेगुलर, क्योंकि मुझे साइनस है।
ठीक है। अब वो मैं मतलब उसके एक तो असरात क्या हो सकते हैं एंटी एलर्जी के, दूसरी बात है कि मुस्तलसल करने के, दूसरी बात तो एस्थमा में जो खांसी या नजला या जो भी है वो तब्दील जो होता है वो किस स्टेज पे आके तब्दील होता है, हमें क्या मतलब हमें उसकी क्या प्रिवेंशन हमारे पास क्या हो सकती है इसकी? ठीक ये हो बड़ा गया। अच्छा सवाल है, मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि अगर खांसी ही है तो वो दमे में कब कन्वर्ट होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, वैसे मैं क्योंकि कॉलर बैक देख नहीं सका, मुझे आवाज़ से लगा याहिया बात कर रहे थे, शायद याहिया ने कॉल की थी। याहिया साहब थे। जी बिल्कुल, याहिया हमारे माशाल्लाह रेगुलर कॉलर हैं, और मैं वैसे कभी चाहूँगा, ये आज से नहीं, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, और हमें बहुत रेगुलर हमारे वॉचर्स में से हैं, तो मैं चाहूँगा कभी इंशाल्लाह इनको ज़रूर मदऊ करेंगे और इनसे मैं मुलाकात करना चाहूँगा। अच्छा, याहिया ने जैसे अभी सवाल किया कि बिल्कुल सही है कि हम एंटी एलर्जी मेडिसिन यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे इन्होंने कहा कि एलर्जी जिसके जो आगे बढ़कर ये दमे की शक्ल इख्तियार करती है, तो हमें क्या ऐसी एहतियात करनी चाहिए। बात देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब ये पता कैसे चलेगा कि खांसी बढ़ गई है तो वो दमा बन चुकी है? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, जो एलर्जी रिस्पॉन्सेज है ना, नॉर्मल में जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, जहाँ खींच के नहीं लेनी पड़ रही, सिर्फ अगर आपने छींक दिया ज़ोर से या ज़ोर से उस वक्त खांसा, उसके बाद आप सीना हल्का महसूस करना शुरू कर दिया, दैट्स फाइन। लेकिन आपने बलगम भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा जो है स्नीजिंग या छींकें भी नहीं आ रही हैं, और उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको खींच के सांस लेनी पड़ रही है या आपकी सांस फूल रही है जिसे कहते हैं, तो इसका मकसद क्या हुआ कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ एंटर हो रहे हैं कि जहाँ पे हम आपके कह सकते हैं कि जी ये एलर्जी की वजह से दमा हो रहा है। एक बात तो ऐसी सूरत में जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बचाव, क्योंकि बहुत कॉमन है, एलर्जी बहुत कॉमन है, तो इसलिए दमे के मरीज जैसे एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस एजमा, आरिया कहते हैं, कुछ ARI है, ये बहुत कॉमन है और बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह यही है कि एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो एंटी एलर्जी मेडिकेशंस जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जो बॉडी की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है उसको एक कंट्रोल में किया जाए, ठीक है, बेकाबू ना हो, एक चीज़। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि आपको अगर ये एंटर हो जाएंगे, आप एज़मा हो जाएगा, तो एज़मा होने से पहले हम क्या एहतियात करें, तो हमारा एक्सपोजर, जिससे हमें ये पता हो कि हाँ जी इस जगह पे हम होंगे या इस जगह हम बैठेंगे तो हमें एलर्जी होने लग जाएगी, तो हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें, चाहे वो खाने से मुताल्लिक हों, चाहे वो सांस लेने के हवाले से हों, यानी धूल मट्टी हो, पॉलिन्स का एरिया हो, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली अवॉइड करेंगे तो आप एलर्जी से बच सकेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहबा बात कर रही हैं? जी मैं अलमास लाहौर से बोल रही हूँ। जी मेरी फरमाइए। उम्र 40 साल है। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कहिए। जी डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि 1 माह हो गया मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, यानी कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरे हजम नहीं होता, गैस भी बन जाती, पेट सूख जाता है मेरा। और डॉक्टर साहब से ये मैंने पूछना था कि मैं शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ। डॉक्टर साहब से ये पूछना कि महीना पहले मैंने इंसुलिन स्टार्ट की है, क्या इसकी वजह से तो मुझे इशू आ रहे, मेरा बहुत ज्यादा जारी ना कुछ खाने को दिल नहीं करता, ना पानी पीने को दिल करता है, यानी वॉमिटिंग सी आती है, यानी को कोई चीज नहीं मुझे अच्छी लगती। ठीक है। ये आया इंसुलिन की वजह से तो नहीं है। अच्छा 1 देखिए, महीना पहले मैंने स्टार्ट की इंसुलिन। जी जी और पेट मेरा पत्थर की तरह हुआ है, यानी कि कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। ठीक है। आपको कितने अरसे से शुगर है? जी मुझे ये तकरीबन 10 साल से शुगर है। ठीक है। महीना अच्छा हुआ है मैंने इंसुलिन लगानी डॉक्टर साहब शुरू की है। ठीक है। अच्छा देखिए, इंसुलिन जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि इनको शुगर काफ़ी अरसे से है, जिनको लॉन्ग टर्म शुगर हो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हों, तो अमूमन देखने में ये आता है कि जी शुगर हाई रहने की वजह से, क्योंकि अभी इंसुलिन पे आई है, इसका मतलब है कि ओरल मेडिकेशन से इनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इनको इंसुलिन पे रखा गया। लेकिन जिस पीरियड जितना दौरान, यानी अगर 7 साल हैं और इन्होंने 1 महीने पहले इंसुलिन शुरू की है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6-7 साल तक ओरल मेडिकेशन पे थी और शुगर थोड़ा इनका कंट्रोल अच्छा नहीं रहा। सही। ऐसी सूरत में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगती हैं। तो जो सबसे कॉमन है इसके अंदर वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, यानी नर्व्स जो हैं वो आपकी डैमेज होने लगती हैं। अच्छा ये नर्व डैमेजेस बाद वक्त सुन होने की शक्ल में भी आपके जाहिर होती हैं, चलने फिरने में वैसे, इसके साथ साथ अंदर भी, क्योंकि नर्व्स तो पूरे बॉडी में है ना, तो वो मुतासिर होती हैं। तो गैस्ट्रोपरेसिस जो है वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी, यानी कि नर्व्स जो हैं वीकनेस की वजह से जो आंतों की मूवमेंट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, जिसकी वजह से स्टैसिस होता है, यानी खाने में रुकाव पैदा होता है। तो अब जो इन्होंने कहा कि इनको पानी भी अच्छा नहीं लग रहा होता, या ये तमाम चीज़ें खाया पिया नहीं जाता जी है बिल्कुल, इनसे। तो इसमें मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है ताकि ये थोड़ा सा पुशिंग अच्छा हो जाए, पुशिंग इफेक्ट अच्छा हो,
तो मैं चाहूँगा ये प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें 12 से 1 के दरमियान, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन एडवाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने एलर्जी की एक फॉर्म ये भी बताई थी कि अगर सांस फूले तो सांस जैसे अगर हम नॉर्मली भी देखते हैं कि अगर कुछ लोग बहुत तेज़ भागते हैं या इवन चलते भी हैं, वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो भी उनका सांस फूलने लगता है। तो क्या इस किस्म का सांस फूलना दमे की जानिब एक इशारा होता है या ये किसी अच्छा दूसरे सवाल किस्म किया। है? देखिए एक फिजियोलॉजिकल डिस्निया डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं, फिर ठीक है, इसके सवाल को करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी अलामा इमरान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी 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 इमरान साहब फरमाइए। जी सबसे पहले मैं तो आपकी प्रोग्राम की बेइंतहा तारीफ करना चाहूँगा। आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आप लेके आती हैं हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को आपने मदऊ किया। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स बता रहे हैं। मुझे एक्चुअली जो है एलर्जी की वजह से दमनी की तकलीफ तकरीबन 2 मंथ से हो रही है। मैं इसका मेडिसिन वगैरह भी ले रहा हूँ लेकिन मुझे अफाका नहीं हो रहा। ठीक है। मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है। ठीक तो है। मुझे खिताबात करता हूँ मैं, उस तरह भी बड़ी तकलीफ होती है, नमाज नहीं पढ़ा सकता, सांस मेरा फूल जाता है। ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा अगर थोड़ी सी मेरी बात करवा अच्छा, दें। आप कोई ऐसी मेडिसिन अभी इसमें यूज़ कर रहे हैं जो कि 10 मिलीग्राम की है और आपको डॉक्टर ने कहा हो कि अभी आप ये कई महीने तक इस्तेमाल करें 10 मिलीग्राम की? नहीं मैंने 10 मिलीग्राम की डॉक्टर साहब नहीं, मैंने 500 मिलीग्राम की काफी बड़ी बड़ी वो मैंने यूज की है। वैसे वो रिजिक्स भी होती है छोटी सी, वो मैं मुसलसल यूज कर रहा हूँ रात। ठीक है ठीक है। असल में देखें इस तरह का डॉक्टर जैसे साहब एक हम कॉल और ले लेते हैं, फिर दोनों सवालों को एक साथ ठीक हो जवाब गया, दे देंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। साहब कौन सा आप बात कर रहे हैं? जमाल बात कर रहा हूँ। जी जमाल साहब फरमाइए। इस्लामाबाद से। मुझे असल में खांसी बहुत हो रही है। बलगम के साथ मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं कौन सा सीरप ऐसा कुछ इस्तेमाल करूँ। ओके ठीक हो गया। चले मैं बिल्कुल आपको एडवाइस कर देता हूँ। खांसी के हवाले से वैसे थोड़ा सा ये बता देते कि कितने दिन से हो रही है और ये इसमें बलगम आ रहा है या ड्राई कफ है? जी जी बलगम वगैरह आ रहा है। ठीक हो गया। और कितने अरसे से आपको ये खांसी? ये 3-4 दिन से। 3-4 दिन। ठीक। अच्छा पहले तो हम सवाल जो हमारे पहले कॉलर जी। इमरान साहब ने किया था कि उनका सांस फूलता है, वो नमाज तक नहीं पढ़ा पाते। जी जी। अच्छा देखिए वही ये चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है ना कि क्रॉनिक एलर्जी होती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ाव पैदा कर रही है हमारी सांस की नालियों में। तो इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि रिजिक्स का इस्तेमाल किया, मतलब एंटी एलर्जी मेडिसिन है और भी इनको एक मेडिसिन इस्तेमाल करी, लेकिन बेसिकली जब कभी भी क्रॉनिक एलर्जी हो जाए तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट भी क्रॉनिक करना पड़ता है। ये बहुत सिंपल सा रूल है कि एक्यूट कोई डिजीज़ होगी तो फौरी ट्रीटमेंट है, क्रॉनिक है तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। इसमें मेडिसिन में अभी क्योंकि मैं कॉल में डायरेक्ट नहीं बताता हूँ स्क्रीन पे कि आप मुझे इनके प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें तो इंशाल्लाह मेडिसिन में एडवाइस करूँगा। कम से कम इनको 2 से 3 महीने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी होगी, इंशाल्लाह फाका होगा। अच्छा डॉक्टर साहब आपने सारे कॉलर्स के सवालों का तो जवाब दे दिया, आप मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि हम जब जॉग करते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता जी, है। बिल्कुल। नॉर्मली आजकल तो एक्सरसाइज हर इंसान ही कर रहा होता है, लेकिन अगर सांस फूलने लगे तो क्या खुदा ना खास्ता दमी की तरफ बिल्कुल। एक देखिए इशारा है? एक फिजियोलॉजिकल डिस्निया कहते हैं सांस के फूलने को। फिजियोलॉजिकल होता है जैसे हम थोड़ा अचानक तेज़ भागना शुरू करते हैं। एक्चुअली जो ये सांस फूलती है इसकी वजह जो है वो है स्टेमिना। ओके। हम क्योंकि आदी नहीं होते हैं और अचानक कभी हमें किसी वजह से भागना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल कहूँ, गाड़ी को अपने धक्का लगाना पड़े। अब ऐसी सूरत में आप सिर्फ 10-5 मिनट के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाएंगे, या अगर आप तेज़ भागना शुरू करें। स्टेमिना डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को आदी बनाना। रूटीन नहीं होता है हमारा, इस वजह से सांस फूलती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल अगर आप सिटिंग पोजीशन में भी बैठे हैं, आपने कोई एक्सर्शन नहीं की है, सिर्फ एक ठंडा मौसम है, एनवायरनमेंट जैसे अभी तब्दील हो रहा है, तो जिन जो एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस एजमा के पेशेंट्स हैं तो उनमें होता ये है कि नॉर्मली बैठे हुए भी अचानक जो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, कोई एक्सर्शन नहीं कर रहे होते बताए। उसकी वजह क्या होती है कि जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है उनका, चाहे ठंड से या एलर्जिन से, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, ब्रोंकल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऐसी सूरत में फिर हमें इन्हेलर भी देना पड़ता है, स्टेरॉइडल सपोर्ट्स भी हम देते हैं। तो वो इसका होना और इस तरह का अगर हमारी सांस फूलना, ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे आपने स्टेमिना की बात की, तो स्टेमिना डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे बेस्ट तो मैं कहता हूँ, अगर बिल्कुल टाइम नहीं होता लोगों को, अक्सर यही कंप्लेन है कि जी टाइम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 1-2 चीज़ें ख्याल रखें। मैं कई मतलब अगर मैं कहूँ 150 प्रोग्राम्स हो गए, मैं यही बात वाजे करता हूँ, एक पीटी एक्सरसाइज, हमें स्कूल का वो टाइम नहीं भूलना चाहिए। वो एक्सरसाइजेज भले चाहे 5 से 7 मिनट कर लें, जितना स्कूल में होता था जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती थी, वही चीज़ अभी भी करेंगे तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहाल हो जाएगी, एक चीज़। दूसरा ब्रिस्क वॉकिंग, सिर्फ 5 मिनट वॉक कर लें, लेकिन ब्रिस्क वॉक 120 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से, सही। तो काफ़ी हद तक फाका रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं हनूफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मुझे ना खांसी की वजह से एलर्जी हो जाती है, दस्त से भी एलर्जी हो जाती है।
ठीक है, तो आप अभी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं कर रहा मैं। सॉरी, एकदम नहीं, तो से शुरू हो medicine जाता है। अच्छा, मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करें। मेरे ख्याल से क्योंकि आपको यही, जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सुन रहे होंगे, प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। जी, मैं तो देख रहा हूँ। जी, तो क्योंकि क्रॉनिक है तो इसके लिए वायरल ट्रीटमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, ख़ास तौर पे वो पीरियड जिस पीरियड में जब ये पॉलेंस का सीज़न आता है, तो ऐसी सूरत में अमूमन लोगों को ये एग्रीवेट कर जाता है। एज़मा भी एग्रीवेट करता है और वैसे भी एलर्जी सिम्टम्स भी। तो ऐसी सूरत में मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं ताकि ये पीरियड जो है वो गुजार जाएँ और उसके बाद फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाएँ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह कॉल कीजिएगा, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। साथ में एक बात और बता दूं, जिससे पहले कॉलर थे जिन्होंने खांसी के लिए मेडिसिन का बोला था कि कोई ऐसा सिरप बता दें, बिल्कुल मैं आपको सिरप एडवाइस करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह नहीं बताऊं। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान इंशाल्लाह। बिल्कुल, डॉक्टर साहब के जो टेलीफोन नंबर है वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे आ जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं अमजद बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ये एलर्जी के बारे में। किस चीज़ का? सॉरी, 5 साल में यूएई में रहा हूँ, तो उसके बाद जिससे मैं आया हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मुझे टेम्परेचर चेंज से जो है वो थोड़ी आवाज़ आपकी कम आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे ताकि हम आपको प्रॉपर सुन सकें। जी, मैं कह रहा हूँ कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो मुझे छींकें आना शुरू हो जाती है। कभी मुंह पे पानी डालता हूँ तो भी छींकें आना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर कोई स्मेल हो जैसे परफ्यूम वगैरह का, उससे भी मुझे एलर्जी हो जाती है। मैं अभी कोई भी एंटी एलर्जी वगैरह यूज नहीं कर रहा, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि क्या। अच्छा, एंटी एलर्जी मेडिसिन आप यूज़ नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं? और जब भी सुबह होता हूँ, सुबह के टाइम ये मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी, सुबह से बहुत ज्यादा ये जब कब सारा वो चीखे कर लेता हूँ उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक हो। और अक्सर ये आंखें भी इसके साथ खारिश कर रही होती है और नाक भी थोड़ा सा अंदर से खारिश होती है। ठीक है, तो ठीक। हाँ ठीक है, ये देखें टिपिकल एलर्जी सिम्टम्स हैं जो आपको हो रहे हैं, बहुत कॉमन है ये चीज़। और जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं मर्दान साइड, वहाँ पे अब थोड़ा टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने पे आएगा। तो बेसिकली इसकी जो वजह है वही एलर्जी है। तो एलर्जी को ख़त्म करने के हवाले से या कम करने, एक्चुअली हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, इसको कम करने के हवाले से डेफिनेटली उसमें मेडिसिनल सपोर्ट देते हैं, दवाइयों की सपोर्ट दी जाती है, ख़ास तौर पे उस पीरियड तक जिस वक्त तक ये एक अटैक फेज़ की शक्ल में हो कि जी आपको एलर्जी का अटैक हुआ हुआ और आप चल रही है। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ अगर नहीं सही होती तो फिर हम बाज़त स्टेरॉइडल सपोर्ट्स भी देते हैं कॉम्बिनेशन में। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। एक चीज़ और साथ कहना चाहूँगा, इस वक्त भी जो मैंने नंबर डिस्प्ले किया था, ये इस वक्त भी मेरे पास कॉल्स आ रही होती है, प्लीज़ ख्याल किया करें, प्रोग्राम के दौरान मैं अटेंड नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल, हम अपने तमाम नाज़रीन को यही कहना चाहेंगे कि जितने भी आपके सवालात हैं वो आप हमसे कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली अगर आपको कोई भी चाहिए गाइडलाइन तो आप 12 से 1 के दरमियान डॉक्टर साहब को कॉल करें। इस दौरान कॉल करने का डॉक्टर साहब के पर्सनल नंबर पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम वो अटेंड नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि कल हमारा हम टॉपिक क्या इसको अभी, रहेगा? क्योंकि जो भी लोगों के कंसर्न्स हैं एलर्जी के हवाले से, डेफिनेटली वो ज़रूर हमने कांटेक्ट करें। और इसके अलावा भी कोई, मैं कहता हूँ ओपीडी ऑनलाइन का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप चाहें तो हमसे मशवरा ले सकते हैं। बिल्कुल, आप जो चाहें मशवरा ले सकते हैं, बट मेनली हम लोग एलर्जी पे ही बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में हम आपको यही मैसेज देंगे कि अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।